पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः This call is now being recorded. नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आं श्रूयते आचार्य महोदय, नमो नमः। साधु साधु। अद्य सर्वनाम प्रकरणानन्तरम् अजन्त स्त्रीलिंगे प्रकरणे जरा शब्द विषयकम् इदानीं प्रतिपादनं क्रियते। जरा शब्दात् प्रथमैकवचने सुविभक्तौ सत्यां तस्य सोर्लोपे हल्यादिना लोपे कृते सति हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्ययः हल् इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। अतः जरा इति प्रथमैकवचने शब्दस्वरूपं निष्पद्यते। अब जब औ विभक्ति आएगी तदा जरा औ एषा अवस्था समायाति। अस्याम् अवस्थायाम् औङ् यापः आवन्तादङ्गात् परस्यैव स्यात् इत्यनेन सूत्रेण औङ् स्थाने सि इत्यादेशः प्राप्नोति। अथ च अजादि विभक्तौ उत्तरे सत्याम् उत्तरे यदा अजादि विभक्तिरायाति तदा जराया जरसन्नितरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण जरा स्थाने जरसादेशो भी प्राप्नोति विकल्पात्। उभयोर्मध्ये कतरेण भाव्यं तर्हि अत्र औङ् आपः इति सूत्रं यद् वर्तते ततः अपि परं वर्तते जराया जरसन्नितरस्याम् इति सूत्रम्। अतः जराया जरसन्नितरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् परत्वाच्च पूर्वं जरसादेशः भवति। एतदेव ग्रंथकारः लिखति सीभावात् परत्वात् जरस। सीभाव की अपेक्षा जरसादेश पर है क्योंकि अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हैं दोनों ही। निर्जर शब्द में जराया जरसन्नितरस्याम सूत्र लब्धावकाश है और रमा शब्द में औङ् आपः सूत्र भी लब्धावकाश है और यहाँ पर दोनों ही सूत्र प्राप्त होते हैं। तो परत्वात् विप्रसेदे परम कार्यम, पूर्व की अपेक्षा पर बलवान होता है। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम वरीयः। अतः सीभावात् परत्वात् जरस पूर्वं जरसादेशो भवति। अयं च जरसादेशः अजादिषु विभक्तिषु परेषु सर्वत्र पूर्वं जरसादेशः एव भवति विकल्पात्। अतः सर्वत्र जरसादेशं विधाय पूर्वं अनेन प्रकारेण रूपाणि ज्ञातव्यानि। अहं तद तानि रूपाणि वच्मि। जरा जरसौ जरसः स्त्रीलिंगे, जरा जरसौ जरसः, जरसं जरसौ जरसः, जरसा जराभ्याम जराभिः, जरसे जराभ्याम जराभ्यः, जरसः
जरशो जरसां जरसि जरसोः जराशु इति काचित् प्रक्रिया अत्र अवश्यमेव ज्ञातव्या। अत्र कथम एवं भवति? तर्हि अग्रे स्वयमेव मूले ग्रंथकारः सर्वम् उद्घाटयिष्यति। पूर्वं जर्षादेशं विधाय जराशब्दस्य रूपाणि श्रावितानि। इदानीं जर्षादेशाभावे कथं रूपाणि भविष्यन्ति? तर्हि तान्यपि रूपाणि सम्यक् रूपेण श्रोतव्यानि भवद्भिः। रमावत् रूपाणि भविष्यन्ति। जरा जरे जरा, जरां जरे जरा, जरया जराभ्यां जराभिः, जरायै जराभ्यां जराभ्यः, जरायाः जराभ्यां जराभ्यः, जरायाः जरयोः, जराणां जरायां जरयोः जराशु इति कश्चित् वर्तते सरलः मार्गः। स्त्रीलिंगे जराशब्दस्य रूपाणाम् अयं सुगमः मार्गः वर्तते। इदानीं ग्रन्थकारः अत्र यत्किमपि लिखति तदिदानीं पठित्वा अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। तत्र इदानीं पाठयामः, पठामः तद्ग्रन्थं। जरा जरसौ सीभावात् परत्वात् जरस्, आमि नुटः परत्वात् जरस् जरसामिति इत्यादि। पक्षे हलादौ च रमावात् रमावत् इति सरलं वर्तते। इतो अनन्तरं पंक्तिरायाति। एषा पंक्तिरपि अतीव सरला। सावधानेन एषा पंक्ति श्रोतव्या, पठितव्या। अनन्तरम् अस्य व्याख्या अस्याः पंक्तेः अस्माभिः करिष्यते। पूर्वं ग्रन्थकारः अत्र किं लिखति? इह पूर्वविप्रच्छेदेन सीभावं कृत्वा सन्निपात परिभाषायाः अनित्यतां च आश्रित्य जरसी इति केचिदाहुः। केचिदाचार्याः वृत्तिकार प्रहृदयः, वही काशिका वृत्तिकार, ते जराशब्दस्य प्रथमाद्विवचने जरसी इति रूपं साधयन्ति। तेषां मतं वर्तते यत् पूर्वविप्रच्छेदेन सीभावं कृत्वा, यदा विप्रच्छेदं परं कार्यं तर्हि तत्र भाष्यकारः विप्रच्छेदे अभीष्टं कार्यम् अपरं कार्यम् इत्यपि एकं पक्षं तत्र प्रस्तौति। तं पक्षम् आश्रित्य केचित् आचार्याः वदन्ति यत् पूर्वविप्रच्छेदेन पूर्वम् औङ्गः स्थाने औङ् आपः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वं सी इति आदेशः करिष्यते। तर्हि यदि सी इत्यादेशः करिष्यते तर्हि सन्निपात परिभाषया विरोधः भविष्यति। यतोहि यम् आवन्तत्वं निमित्तीकृत्य औङ्स्थाने सी आदेशः भवति, तद् आवन्तत्वम् आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणे कृते सति विनाशं प्राप्नोति। तो निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इति कश्चित् वर्तते सन्निपात विरोधः। यम् आवन्तत्वं निमित्तीकृत्य जरसस्थाने
ओ औंग स्थाने सी आदेशः औंग आपत्यनेन सूत्रेण क्रियते तदेव आवन्तत्वं सी आदेशानन्तरं विघटितं भवति यतो हि आद्गुणः इत्यनेन पूर्वपरे स्थाने गुणादेशे कृते सति आवन्तत्वस्य विनाशः सुनिश्चितः वर्तते। अतः सन्निपात परिभाषया विरोधः भवति। तर्हि सः आचार्य वदति अस्तु एनां सन्निपात परिभाषां वयम् अनित्यम् इति स्वीकुर्मः। पूर्वं तु किं वदति यत् पूर्व विप्रच्छेदेन औंग स्थाने सी भावं करोतु। यदि सन्निपात विरोधः आगच्छति तर्हि सन्निपात परिभाषायाः अनित्यत्वं स्वीकरोतु और जरसी इति रूपं स्वीकरोतु। प्रथमादिवचने द्वितीयादिवचने उभयत्र जरसी इति रूपं भविष्यति इति वृत्तिकारादयः पूर्व प्राचार्याः प्रक्रिया कौमुद्यादिकाराः एवं मतम् उपस्थापयन्ति। आज कुछ संस्कृत में ही जा रहा है, हिंदी में बोलने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं गुरुजी, संस्कृत में बोलिए जी। हाँ, क्योंकि हिंदी में सुनने वाले लोग जो हैं वो नदारद हैं आज। जी गुरुजी। तो हमें ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम संस्कृत में नहीं बोलते, परंतु हमारी आदत तो संस्कृत में बोलने की है। अस्तु, इदानीं भवद्भिः संकेतः प्रदत्तः, अतः किं हिंदी भाषया अत्र शृण्वन्तु भवन्तः सम्यक् रूपेण। किं भवति, सः आचार्यः ब्रवीति यत् जरसी इति रूपं स्वीकरणीयम्। उभयत्र तेन युक्तिः प्रदत्ता। यतो हि विप्रच्छेदे यथा परं कार्यं भवति तथैव अपरं कार्यमपि भवति। अर्थात् पूर्व विप्रच्छेदेन अत्र वयम् औंगस्थाने सीभावं करिष्यामः। इतो अनन्तरं यदि सन्निपात परिभाषया विरोधः भविष्यति तर्हि तां परिभाषाम् अनित्याम् इति घोषयामः। सन्निपात परिभाषायाः अनित्यतां च आश्रित्य जरसी इति रूपं ते स्वीकुर्वन्ति। केचित् आचार्याः आहुः। तदानीं तेषां मतं निर्मूलम् इति ग्रन्थकारः ब्रवीति। तन्निर्मूलम् तेषां मतं सम्यक् नास्ति, भाष्य विरुद्धं वर्तते। यद्यपि अग्रे पुनः लिखति ग्रन्थकारः, एषा पंक्ति सम्यक् रूपेण ज्ञातव्या। ग्रन्थकारः पुनः अत्र लिखति यत् यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेन आवन्तताम् आश्रित्य। अब यहाँ पर आप तुष्यति दुर्जन न्याय से आप देखें तो ये जो इन्होंने बात कही पूर्व विप्रच्छेद की और सन्निपात परिभाषा के अनित्यता की, यदि जरसी बनाना ही है तो एक नया रास्ता उन्होंने बताया। दीक्षित जी ने लिखा कि जरसादेशस्य हम स्थानवद् भाव कर देंगे। माना कि परत्वात् पूर्व में जरसादेश हो गया तो जरस अग्रे औ इस अवस्था में आदेश स्थान विभाग को प्राप्त हो जाएगा। तो हलंत जो जरस आदेश है वह आवंत कहला जाएगा। तो अब तो यहाँ पर औंगापा सूत्र से औं के स्थान पर शी आदेश होना चाहिए। जरसादेशस्य स्थाने उद्भावेन आवन्तताम् आश्रित्य औं आपः इति सूत्रं प्रवर्तेत। न केवलम् औं आपः अपितु आङि चापः। जरया इत्यस्य स्थाने जरसा इति रूपं भवेत्। आङि चापः, याडापः, रस्सु नद्यापः,
येनाम नद्याम इति पंचापि विधयः प्राप्ताः। न केवलम ये अत्रैव अपितु एवं न स निश पृत्सु पद्दन्नो मास हिरण्यशशं यूषं दोषं यकच्छकन्नुदन्नासे छस्मृतिषु इति एकं सूत्रं भवद्भिः पूर्वं पठितं स्यात्। अतः नासिकाया स्थाने नशादेशः भवति, निशाया स्थाने निश इत्यादेशः भवति। तो यथा स्थानद्भाव अत्र जराया स्थाने जरस्य आदेशे कृतेपि स्थानद्भावेन यथा आवन्तत्वम् आश्रित्य औङ्यापः आङिचापः याडापः ह्रस्वनद्यापः येनाम नद्याम् इति पंचापि विधयः प्राप्ताः एवं न स निश पृत्सु इत्यत्रापि एवं भवितुम् अर्हति। यद्यपि तथापि अनल विधा इत्युक्ते न भवन्ति। अनल विधि में न स्थान उद्भाव होगा। यहाँ जो आप आवंतत्व ला रहे हैं स्थान उद्भाव से, उस आवंतत्व में जो आकारांतत्व है आप में बचता क्या है? आ ही तो बचता है। और वह जो आ है वह तो अलमात्र वृत्ति धर्म है। अतः अल विधि में स्थान उद्भाव नहीं होता, अनल विधि में ही स्थान उद्भाव होता है। इसलिए अनल विधौ सूत्र के द्वारा स्थानानुभाव करके, स्थानवदादेशो निर्विधौ सूत्र के द्वारा यदि स्थानानुभाव करके आप यहाँ आवंतत्व ला करके औङ्यापः आङिचापः याडापः येनाम नद्याम निभ्यः ह्रस्वनद्यापः, ये जो 5 विधियां हैं इनको ये प्राप्त कराना चाहो तो भी नहीं करा सकते। क्यों? अनल विधा विधि तन्निषेधात्, स्थान विभाव का निषेध हो जाएगा। क्योंकि अनल विधि में ही स्थान विभाव होता है। ये जो स्थान भाव करके जो आप आकारांतत्व ला रहे हैं, आप में से अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति होती है तो आ ही बचता है। और जो आ है वह तो अलमात्र वृत्ति धर्म है। तो अलमात्र वृत्ति धर्म जो का स्थान भाव करके नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अनल विधि में ही स्थान भाव होता है। अतः उस अलमात्र को निमित्त मान करके होने वाले जो कार्य हैं, चाहे औङ्याप है, चाहे याडाप है, चाहे ह्रस्वनद्याप है, या फिर येनाम नद्याम निभ्य है, या याड, जो भी सूत्र हैं 5 विधियां, ये 5 विधियां यहाँ स्थान भाव को नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए यह जो जरसी रूप बनाया था किसी आचार्यों ने, वह कथमपि संभव नहीं है, वह बिल्कुल निर्मूल है। तो कैसे रूप बनेंगे वो मैंने आपको सबसे पहले सुना दिया। और यही नहीं, ग्रंथकार आगे फिर बोले कि ये जो हंग्याभ्यो दीर्घात सुतस्पृक्तम हल सूत्र है, उसमें भी आप इति प्रश्लिष्य आकार रूपस्यैवापः आकार रूपस्यैवापः सर्वत्र ग्रहणात्। देखो, चाहे सर्वत्र का मतलब है चाहे औंग आपः हो, चाहे याड आपः हो, चाहे ह्रस्व नद्यापः हो, चाहे घेराम नद्याम निभ्य हो, यहाँ सर्वत्र आंग चापा में आप इस तरह से प्रश्लेष करके दीर्घ रूप जो आकार है उसी आकार का ग्रहण होगा। इसीलिए हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्पृक्तम हल सूत्र में दीर्घ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ, वहां जो दीर्घौ यह विशेषण लगाया है वह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रश्लेष करके ई जो नी होगा, दीर्घ जो ई होगा, दीर्घ जो आप होगा, ऐसा प्रश्लेष कर करके हमने अर्थ निकाल लेना है।
इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छी तरह से रास्ता सुगम हो जाएगा कि जो अतिखट्वा इत्यादि प्रयोग हैं वही आगे लिख रहे हैं। एवं हल्न्यापित सूत्रे भी आप नी ई इति प्रश्लेषात् अतिखट्वः निष्कौशाम्बी इत्यादि सिद्धे दीर्घग्रहणम प्रत्याख्येयम। आपने हृष्णद्यापो आपने वो सूत्र पढ़ा होगा, हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् प्रक्तम हल, वहां पर मूल में आया था दीर्घग्रहणम किमर्थम, तो प्रत्युदाहरण में दिया था अधिखट्वः निष्कौशाम्बी। अब ये बात यहां पर ये कह रहे हैं ग्रंथकार, वहां तो अतिखट्वा निष्कौशाम्बी कह करके चले आए और दीर्घ ग्रहण की सार्थकता बतला दिया, पर अब यहां पर इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वहां दीर्घ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहा ह्रस्व जहां आप होगा, ह्रस्व जहां नी होगा, वहां पर भी सु का लोप होने लगेगा। तो कहते हैं वह कौन सा स्थल है, तो कहा अधिखट्वः खट्वाम अतिक्रांत अधिखट्वः कौशाम्बी कौशाम्ब्या निष्क्रांत इति निष्कौशाम्बी। यहाँ ह्रस्व नी है और ह्रस्व आप है, तो यहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा। तब उसके बारे में ग्रंथकार ने कहा कि नहीं होगा, दीर्घ ग्रहण सर्वथा व्यर्थ है। हल्न्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिश्च प्रक्तम हल सूत्र में दीर्घ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कैसे रोकोगे, तो कहा हम प्रश्लेष कर लेंगे, दीर्घ जो नी और आकार रूप जो आप, उससे परे जो सु होगा उसी का लोप होगा। अर्थात ह्रस्व जहां आप होगा, दीर्घ जहां ई होगा, नीप होगा, उससे परे यदि सु होगा तो वहां लोप स्वतः नहीं होगा। फिर इस सूत्र में दीर्घ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात हमें अच्छी तरह से यहां समझ लेनी चाहिए। दीर्घ ग्रहणम प्रत्याख्येयम, तो कहा यदि दीर्घ ग्रहण हटा दोगे तो अतिखट्वाय एक प्रयोग बनता है, खट्वाम अतिक्रांतः अधिखट्वः तस्मै अतिखट्वाय देहि। तो अतिखट्वाय यह जो प्रयोग बनाएंगे तो यहां पर याडापा सूत्र लग जाएगा, क्योंकि अतिखट्वाय में जो आ है वह टाप रूप है, दीर्घ रूप आ है, सिर्फ से दीर्घ होकर के वहां दीर्घ हो गया। तो आप ऐसा प्रश्लेष किया है आपने कि जहां दीर्घ रूप आ होगा वहीं पर याडापा सूत्र प्रवृत्त होगा, तो अतिखट्वाय प्रयोग कैसे बनेगा। तब उस पर आगे पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार, न चैवमपि अतिखट्वाय इत्यत्र स्वाश्रयम आकारत्वम स्थान भावेन आप्त्वम च। हम वहां पर आ तो स्वाश्रय है ही है, आकार रूप तो स्वयं है, और हम स्थान भावेन आप्तु ले आएंगे। तो स्थान भावेन आप्त्वम च आश्रित्य याट स्यात्, फिर तो अतिखट्वाय में याट का आगम होना चाहिए। तब कहा कि हम ऐसा अर्थ कर देंगे, याडापा का अर्थ क्या करेंगे, आवंतम यदंगम तथा परस्य याट स्यात्, ऐसी हम याडापा सूत्र का अर्थ कर देंगे। अभी तक तो याडापा सूत्र का क्या अर्थ था, आपो ङितो याट, आवंत से परे जो ङित सुख प्रत्यय हो तो उनको याट का आगम होता है। अब हम क्या करेंगे, आवंतम यदंगम तथा परस्य याट, अर्थात वहां पर हम विहित विशेषण बना लेंगे कि ऐसा ङित होना चाहिए कि आवंत अंग हो और उससे परे हो। तो जो आवंत दिखाई पड़ रहा है वह अंग नहीं है, और जो अंग है वह आवंत नहीं है। अतः अतिखट्वाय में भी याट की निवृत्ति हो जाएगी, याट नहीं होगा। और उपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमात, जहां स्त्री प्रत्यय है
उपसर्जन हो जाता है, गुणीभूत हो जाता है, वहां पर तदादि नियम लगता है। इसलिए तदादि नियम के होने के कारण यहां स्वतः अधिकटप्राय में याट इत्यादि की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः यह जो केचिद आचार्या जरसी ये जो रूप बना रहे हैं, उनका यह रूप बनाना बिल्कुल निरर्थक है। इस पूरे ग्रंथ का यही अभिप्राय निकलता है। इस अभिप्राय के निकलने के बाद अब हमारे सामने दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। और उन आचार्यों ने जो पूर्व विप्रसेद करके सन्निपात परिभाषा का अनित्य मान करके जो जरसी रूप बनाया था, वह भी निरर्थक सिद्ध हो गया, वह भी निर्मूल सिद्ध हो गया। जरसी यह प्रयोग कहीं बनता नहीं है। और अब आगे चलते हैं। पद्दन्नो इति नासिकाया नस। अब नासिका शब्द गुरुजी, तत्वबोधिनी पे लिखा है रूपमालायाम। वो रूपमाला किसका लिखा है? रूपमालायाम जरसी इति तत्वबोधिनी में लिखा है रूपमालायाम। तो गुरुजी, रूपमाला किसका लिखा है? वो इसका लेखक क्या है? कौन सा लेखक है? ऐसा है, वह जो रूपमाला की बात तत्वबोधिनीकार ने की है, वह रूपमाला नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। जब रूप मैंने सोचा था वो कोई ग्रंथ होगा। अच्छा। हाँ, वो जब रूप चलाते हैं तो रूपमाला अपने आप बन जाती है। इसलिए एक स्वाभाविक प्रयोग किया उन्होंने। कोई ऐसा रूपमाला को नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। अब हम इस झमेले को पार कर चुके हैं। जराया जरसनी तरस्याम वाला प्रकरण पूरा हो चुका है। अब नया शब्द आ रहा है, नासिका। नासिका शब्द से जब आप अभिव्यक्ति लाएंगे तो पद्दन्नो यदि नासिकाया नस, सस प्रवृत्ति को पद्दन्नो मास हिरण्यशन युषन दोषन यकत चकन नुदन्ना सहित सस प्रवृत्तिषु, इस सूत्र से नासिका को नस आदेश हो जाएगा। तो नासिका, नासिके, नासिका, नासिकाम, नासिके और नसः। अब नासिका को नश आदेश हो जाएगा तो नशः। और तृतीया के वचन में नशा। आजादी व्यक्तियों में मिलाते जाइए, कोई अंतर नहीं है। नोभ्याम नस अग्रेभ्याम है तो नस के सकार को रू होगा, रू को ऊ हो जाएगा। नस के सकार को रू किससे होगा? ससजुसोरु। हाँ, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा कर लेंगे तो आ जाएगा। रू से स को रू करेंगे और रू को ऊ किससे होगा? रू को ऊ करेंगे। अतोरोरप्लुत। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अपलुत आकार पर में कहाँ है? अपलुत आकार पर में तो है नहीं। अपलुत आकार से परे जो रू, उसको ऊ होता है। अपलुत आकार पर में हो तो नोभ्याम में तो अपलुत आकार पर में है नहीं, फिर वो तो लगेगा नहीं। फिर हंसी चल लगा देंगे जी। हाँ, हंसी चल। हंसी। हाँ हाँ जी। हंसी चल सूत्र अत्यंत प्रसिद्ध है, उससे उत्तु कर लेंगे जी। आध गुणे से गुण कर लेंगे तो नोभ्याम बन जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो नासिका, नासिके, नासिका, नासिकाम, नासिके, नासिका, नसः, नासिकाम, नासिके, नसः, नसा नोभ्याम नोभि, नसे नोभ्याम नोभ्यः, नसा नोभ्याम नोभ्यः, नसः नसो नसाम, नसि नसो नासिकासु। अलादि व्यक्ति पर रहते नासिका को नसादेश होता नहीं है, इसलिए यह रूप बन गए। और पक्षे सुटी च रमावत दे ही रहे हैं। पक्षे का मतलब जब नासिका को नसादेश नहीं होता
और सुट प्रत्यय में तो रमा की तरह नासिका नासिके नासिका हो ही गया। ऐसे ही निशाया निश आदेश हो जाएगा पद्दन्नो मा सूत्र से, तो निशा निशे निशा और निशाम निशे निशा निशा तृतीया का एक वचन निशा, और जैसे ही द्विवचन लाएंगे तो निश अग्रेभ्याम नासिका में भी सप्तमी के बहुवचन में नशस्सु प्रयोग बनना चाहिए, क्योंकि शस प्रवृत्ति परे रहते सब जगह नासिका को नश आदेश होता है। केवल अजादि व्यक्ति नहीं, सभी सस प्रवृत्ति जितनी भी व्यक्तियां सब परे रहते हो जाता है। जैसे हलादि व्यक्ति परे रहते होता है अस्तु, तो भ्याम विभक्ति लाएंगे तो निश अग्रे भ्याम। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजत शशांक। यह सूत्र बहुत ही सरल है। ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजत शशाम इति षष्ठी बहुवचने एकम पदम और ख इति प्रथमैकवचनान्तं द्वितीयं पदम द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम् वृश्चादीनां शब्दानां छ शान्तयोश्च, छ अंत में है और श अंत में है, ऐसे शब्दों को शकारांतोदेशः शकारोन्तादेशः स्यात् झलि पदान्ते च, झल पर रहते और पदांत में उसको मूर्धन्य शकारांतादेश कर देता है। तो यहाँ श है, तालव्य श है, उस श के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश इससे हो जाएगा झल परे रहते और पदांत में। तो यहाँ झल परे भी है और स्वादिष्ट सर्वनावस्थान से पद संज्ञा भी हो रही है। झल और पदांत दोनों होने चाहिए, ये नहीं है कि झल परे हो अथवा पदांत में। झलि पदांते च इस सूत्र में दरअसल जलोझलि सूत्र से झलि की निवृत्ति आती है और पदस्य सूत्र का अधिकार चलता है। अतः झल परे रहते और पदांत में जो तालव्य शकार है उसको मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा तो निख अग्रेभ्याम। अब उस मूर्धन्य शकार को झलाम जसोंते से जस्तु कर देंगे। तो मूर्धन्य शकार को जब जस्त होता है तो ड होता है कि ट होगा? ड ही होगा गुरुजी, तीसरा अक्षर हो जाएगा। और ट क्यों नहीं होगा? ट कैसे करेंगे जी? सही है। अरे भाई ट जस प्रत्याहार में नहीं आता है। हाँ जी, हाँ इसमें तीसरा अक्षर आता है जी, बस वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा जी। बस 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 ठीक है जी। थोड़ी सी बारीकियां हैं पर मजा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए इसका कि वो क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये थोड़ा सा हमें तर्क कर लेना चाहिए। तो ड ही होगा, ट ट जस प्रत्याहार में आता ही नहीं है तो ट कैसे होगा? तो इसलिए ड होकर के जब ग ड द मूर्धन्य शकार के स्थान पर जो मूर्धन्य आदेश करेंगे स्थानीय अंतरतम, तो मूर्धन्य आदेश वाला ट ही है, वो ड ही है, ट नहीं है। अतः ट नहीं होगा, ड होगा। अस्तु निड्भ्याम। मनोरंजन के लिए थोड़ा सा मस्तिष्क घुमा लेना चाहिए। हमारे लिए, हम लोगों के लिए तो ये खेल है और हम एक खेलते रहते हैं जैसे मजा आए। तो निड्भ्याम निड्भी निशे निड्भ्याम निड्भ्य निशः निड्भ्याम निड्भ्य निशः निशो निशाम निशि निशो निटत्सु और निट्सु
सप्तमी के बहुवचन में ड से धुट सूत्र लगाना नहीं भूलना। ड से धुट सूत्र से जो धुट का आगम होता है वह शायद विकल्प से होता है। तो विकल्प से होता है, जब धुट का आगम हो जाता है तो चर्त होकर के बन जाएगा निटित्सु। ध हुआ, ध को चर्त होकर के त हो गया तो निटित्सु, और धुट का आगम नहीं हुआ तो निटसु। यहां पर निटित्सु में किसी ने कहा कि चयो द्वितीया सरि पौष्कर्षा देरिति वाच्यम से जो त हुआ है उस त को द्वितीय अक्षर थ हो जाए, तो उस पर ग्रंथकार लिखते हैं तस्या सिद्धत्वात् चयो द्वितीया इति ततयोस् ठतौ न। ततयोस् ठतौ न, ठीक है। जैसे ही चयो द्वितीया सरि पौष्कर्षा देरिति वाच्यम जो है द्वितीय अक्षर करने जाएगा, वैसे ही ड से धुट सूत्र से जो धुट का आगम होता है वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए त के स्थान पर कहीं भी ठ नहीं होगा और त के स्थान पर थ नहीं होगा। इस तरह से दो रूप बनेंगे, निटसु और निटसु। न पदांता टोरनाम इति ष्टुत्वम न, निटसु में किसी ने कहा ष्टुत्व हो जाए तो न पदांता टोरनाम निषेध कर देगा, इसलिए निटसु और निटसु यही प्रयोग बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र आ रहा है सढ़ो कह सी। गुरुजी नीटसू तो मान लीजिए तो टॉका पर जो सौ जो है उसका स्टू क्यों नहीं लगेगा? न पदांता टोरनाम निषेध कर देगा। हाँ हाँ गुरुजी, क्या? न पदांता टोरनाम सूत्र है ना। हाँ उस सूत्र से पदांत में पद संज्ञा तो हुई जानी है उसकी, तो इसलिए वो निषेध कर देगा, इसलिए ष्टुत्व नहीं होगा। ना, आपने आपने बोला था मस्ती से घुमाना, इसीलिए मैंने पूछा। तो ठीक है, तो घुमा। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक प्रयोग आ रहा है, बहुत ही मजेदार प्रयोग आ रहा है। इस निटसु में और निटसु में कुछ और आपत्ति आ रही है। उन आपत्तियों को निवारण करने के लिए खड़ो खसी सूत्र आ रहा है। मैं सोचता हूं इसको अपन कल करेंगे। आज आज यहीं पर ही विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारा पाठ हो गया, बहुत सारी पंक्ति जबरदस्त आई आज, तो बहुत ज्यादा पाठ का कई जरा कठिन है, हाँ जरा कठिन है, जरा कठिन। इसीलिए हिंदी में बोलता है ना, तो जरा दे समझे चलो, ये माने जरा ही कठिन है। हाँ हाँ, और हम मान लीजिए व्यवस्था में तो जरा तो कठिन ही है ना। वास्तव में सही बात है। जरा में बहुत सारी चीजें समस्याएं आ जाती है, शरीर ही कष्ट देने लगता है। इसीलिए हम लोग तो निर्जर होने चाहिए। देवता तो निर्जर, हम लोग तो निर्जर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहीं पर ही कक्षा को विराम करते हैं, और कोई चर्चा करनी है तो कर लीजिए, कल फिर से जुड़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। गुरुजी, हाँ बोलिए। जो डह से ढूंढा है ये तो गुरुजी विकल्प से करता है, तो दूसरे पक्ष में दूसरा रूप भी बनना चाहिए। तो बन रहा है ना, जब धुटकागम हो गया तब तो निटसु प्रयोग बन गया जी। और जब धुटकागम नहीं हुआ तो निटसु में क्या होगा, वही वृष्ज वृष्ज से सकार को मूर्धन्य सकारादेश होगा, फिर उसको जलाम जसोंते से जस्त होकर के ड होगा, उस ड को फिर क्या होगा, उस ड को ष्टुत होकर के वो ड को
खरीच है। खरीच से चर्त होकर के ट हो जाएगा, तो निट सु ये प्रयोग बनेगा। जी गुरुजी, मैंने एक अष्टाध्यायी.com है जी, हम्म। तो उसमें ये शब्द रूप निकल रहा था, तो उसमें दो दो उसमें निशासु भी दिखा रहा है, जैसे तृतीय विभक्ति में निशाया और निशा, द्विवचन में तृतीया के निशाभ्याम निडभ्याम। हाँ सुनिए, उसका कारण ये है कि जी ये बात सही है कि ये जो निशा शब्द है वह एक तो अव्यय है, ध्यान देना। जी आपम चैव हलंतानाम यथा वाच्या निशा दिशा, वस्ति भागुरीरल्लोप मवाप्योरुपसर्गयो, आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा। तो ये जो निशा शब्द है वह आकारांत निशा शब्द है, और ये जो हम निशा के स्थान पर निश आदेश कर देते हैं, ये दूसरा निशा शब्द है। तो इसलिए वो आवंत निशा शब्द को लेकर के वह रूप दिखा रहे हैं, तो रमा की तरह रूप चल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अपाणनीय तो नहीं होगा, क्योंकि निशा शब्द अव्यय अव्यय से आपका जो भागुरी का आचार्य भागुरी का जो मत है वो ऐसा कहते हैं, वो वाचा बनाते हैं, वाचा निशा जी भी बनाते हैं, आवंत बना लेते हैं। तो जब आवंत बनेगा, निशा शब्द होगा, तो वहां पर रमा की तरह रूप चलेंगे। इसलिए मतांतर मतांतर को लेकर के दो रूप बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं। जी ये बात बहुत रहस्य की है, सभी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। दिशा शब्द के रूप भी ऐसे ही चलते हैं, तो वहां पर भी हम दिक दिक दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा, दिशा दिग्भ्याम दिग्भी, तो दिशाभ्याम भी बनता है, दिशाभी भी बनता है। ऐसे ही निशाभ्याम भी बनेगा और निशाभी भी बनेगा। तो वो तो मत, हाँ हाँ गुरुजी, हाँ तो हाँ, अर्थ में परिवर्तन आएगा या अर्थ एक ही रहेगा? अर्थ वही रहेगा, बस जी गुरु। आचार्य के मत से कहीं, क्योंकि हलंत जो निशब्द है वह भी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण अर्थ तो वही निशा रात्रि ही निकलेगा, और जी आप प्रत्यय टाप प्रत्यय कर लेंगे तो भी वही स्त्रीलिंग हो जाएगा, और उसका अर्थ भी निशा ही होगा। अर्थ तो दोनों का वही है, पर रूप में भेद आ जाता है मत मतांतर को लेकर के। जी गुरु। हाँ, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया। इसी तरह से जागरूक रहना चाहिए, कान खोल करके पढ़ना चाहिए हमेशा। इसी को कहते हैं चौकन्ना होकर के पढ़ना, चौकन्ना होकर के सतर्क होकर के कान खोल करके पढ़ना चाहिए, और सारी बातें उसके पक्ष की समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। गुरुजी दोबारा बोल दीजिए, तो निट्सु में तो मूर्धन्य स क्यों नहीं, खौत तो क्यों नहीं होता है? मूर्धन्य ष किससे होगा? और जो स्टूडेंट्स टू से निट्सु स को खत तो क्यों नहीं होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, वही न पदांता टोरनाम पदंता टवर्गात परस्य, टवर्ग से परे मिल जाने के कारण। हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो सब बात तो सुन नहीं पाता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आज नमस्ते। गुरुजी, हाँ जी बोलो। नमस्ते, आज गुरुजी बहुत अच्छा नेट रहा जी। हाँ, नेट ने आज अच्छा साथ दिया, जी ऐसे ही साथ देता रहेगा तो अच्छा है, चलती रहेगी क्लासें। कई बार क्या है कि इस 9 बजे के समय के बाद पूरी दुनिया नेट को लेकर के बैठती है, हाँ जी सब जगह आप चले जाओ, दिन भर तो लोग काम करते हैं वैसे, और जो फ्री हो जाते हैं वो फिर 9 बजे के बाद काम शुरू करते हैं।
तो हम लोग भी 9 बजे के बाद ही बैठते हैं, तो कई बार लोड ज्यादा हो जाता है तो नेट अपनी स्थिति से भागने लगता है। जी पर अपने लिए यह समय ज्यादा उपयुक्त है, 9 बजे के बाद अपन भी फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए हम बैठते हैं। जी।